नमस्कार। जब हम कानून और न्याय व्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में सजा, दंड, अदालती कार्रवाई ये सब तस्वीरें आती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हमारी न्याय प्रणाली में सजा के अलावा भी कोई रास्ता है? मतलब खासकर जब गलती पहली बार हुई हो और शायद उतनी गंभीर ना हो। क्या कानून किसी को सिर्फ एक चेतावनी देकर सुधरने का मौका दे सकता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आज हम इसी दिलचस्प और शायद थोड़ी कम चर्चित कानूनी अवधारणा पर गहराई से बात करेंगे। इसका नाम है एडमोनिशन, यानी आधिकारिक चेतावनी। जी। ये सारी जानकारी हमें ज्यूरिस मास्टर चैनल के लिए तैयार की गई एक स्क्रिप्ट से मिली है। ये प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के हवाले से इस विषय को समझाती है। बिल्कुल। तो सवाल यही है, ये एडमोनिशन आखिर है क्या? ये कब और क्यों दिया जाता है और भारतीय न्याय व्यवस्था में इसका असल महत्व क्या है? चलिए इस स्रोत के आधार पर इसे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में, खास तौर पर जब अपराध छोटा हो, पहली बार किया गया हो, अच्छा, और करने वाले का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, तो अदालत उसे सजा देने की बजाय एक गंभीर चेतावनी देकर समाज में वापस जाने का मौका दे सकती है। बिना किसी कलंक के? हाँ, बिना किसी कलंक के एक नई शुरुआत करने का। अच्छा, तो ये सजा का एक विकल्प हुआ, सजा नहीं। ये जानना तो वाकई दिलचस्प है। तो फिर ये एडमोनिशन ठीक है क्या? हमारे पास जो सामग्री है वो इसे एक रिफॉर्मेटिव टूल कहती है, सुधार का एक जरिया। हाँ, ये शब्द इसे बिल्कुल सही तरीके से बताता है। देखिए, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 की धारा 3 के तहत एडमोनिशन का मतलब है अदालत द्वारा दोषी पाए गए व्यक्ति को दी गई एक औपचारिक, एक फॉर्मल और गंभीर चेतावनी। हाँ, ये सिर्फ कोई डांट फटकार नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड पर दर्ज होने वाली एक आधिकारिक प्रक्रिया है। पर इसका सार यही है कि ये सजा नहीं है। ये सजा के बदले दिया गया एक ऐसा अवसर है जिसके पीछे सुधार की एक गहरी उम्मीद छिपी है। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा आपने भी कहा, सुधारवादी है। कोशिश ये है कि उन लोगों को, खासकर युवाओं को या पहली बार अपराध करने वालों को, जेल की कठोरता और उसके बाद जो समाज में अपराधी का ठप्पा लग जाता है ना, वो स्टिग्मा, उस स्टिग्मा से बचाया जा सके। उन्हें समाज में दोबारा सम्मान से जीने का, पुनर्वास का एक मौका मिले। वो जो स्रोत सामग्री है वो इसे न्याय का सही स्पिरिट कहती है। न्याय का सही स्पिरिट? हाँ, क्योंकि ये दंड पर नहीं, व्यक्ति के सुधार पर और उसे समाज से वापस जोड़ने पर जोर देता है। ये वाकई एक अहम पहलू है कि कानून सिर्फ सजा नहीं, सुधार का रास्ता भी दिखाता है। आपने धारा 3 का जिक्र किया। क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं कि ये किन तरह के अपराधों पर लागू होता है और किन परिस्थितियों में अदालत इस विकल्प पर सोच सकती है? क्या कोई भी छोटे अपराध में ही मिल सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हर छोटे अपराध पर लागू हो जाएगा। धारा 3 इसकी कानूनी बुनियाद जरूर है, लेकिन ये कुछ खास शर्तों के साथ ही काम करती है। हर मामले में एडमोनिशन नहीं दिया जा सकता। अच्छा, शर्तें हैं। हाँ बिल्कुल। पहली शर्त है अपराध का प्रकार। ये मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत दर्ज कुछ खास और अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराधों पर ही लागू होता है। जैसे चोरी से जुड़े अपराध, आईपीसी धारा 379 जो सामान्य चोरी है, 380 घर में चोरी, 381 क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी। अच्छा। या फिर किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का बेईमानी से गबन, वो धारा 404 है, या धोखाधड़ी यानी धारा 420। तो ये कुछ खास अपराध हुए। हाँ, इसके अलावा ये किसी भी ऐसे दूसरे अपराध पर भी लागू हो सकता है जिसकी कानून में अधिकतम सजा 2 साल तक की कैद हो, या सिर्फ जुर्माना हो, या फिर दोनों हो। तो बात यह है कि अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर नहीं होनी चाहिए। ये एक बुनियादी जरूरत है। और जहां तक अपराधी का सवाल है, उस व्यक्ति के बारे में भी कुछ शर्तें हैं, जैसे उसका पिछला रिकॉर्ड वगैरह देखा जाता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी अहम शर्त यही है कि उस व्यक्ति को पहले किसी भी अपराध में दोषी न ठहराया गया हो। अच्छा, फर्स्ट ऑफेंडर होना चाहिए। बिल्कुल, उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड, जिसे कहते हैं प्रीवियस कन्विक्शन, वो नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान मुख्य रूप से पहली बार अपराध करने वालों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है। ठीक है। और तीसरी शर्त यह है कि उस व्यक्ति को पहले कभी प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 3 यानी यही एडमोनिशन, या फिर धारा 4 जो प्रोबेशन यानी परिवीक्षा से जुड़ी है। हाँ, प्रोबेशन जिसमें व्यक्ति को सजा के बजाय समाज में निगरानी में रखकर सुधरने का मौका दिया जाता है,
उसका लाभ न मिला हो। मतलब पहले कभी इस एक्ट का फायदा न उठाया हो। सही। इसका मकसद यही है कि इस रियायत का दुरुपयोग न हो, इसे बार बार इस्तेमाल ना किया जा सके। समझ गया। तो अगर कोई व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करता है, अपराध निर्धारित दायरे में है, सजा 2 साल से ज्यादा नहीं, पहला अपराध है, पहले एक्ट का लाभ नहीं मिला, तो क्या उसे अपने आप एडमोनिशन मिल जाता है या इसकी कोई प्रक्रिया है? कोर्ट ये फैसला कैसे लेती है? नहीं, ये बिल्कुल भी ऑटोमेटिक नहीं है। नहीं, ये अधिकार के तौर पर मिलता है। यहीं पर अदालत की जो विवेकाधीन शक्ति है, डिस्क्रिशनरी पावर जिसे कहते हैं, हाँ, डिस्क्रिशनरी पावर। उसका महत्व सामने आता है। एडमोनिशन देना है या नहीं देना है, ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। पूरी तरह से? हाँ, अदालत को फैसला लेने से पहले मामले से जुड़े तमाम पहलुओं पर गौर करना होता है। इसमें सिर्फ अपराध की कानूनी परिभाषा ही नहीं देखी जाती, बल्कि कई और बातें शामिल हैं। जैसे कि? अदालत आरोपी की उम्र देखती है, उसका चरित्र कैसा है, उसका पिछला कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, उसकी सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, और सबसे जरूरी, किन परिस्थितियों में अपराध हुआ। यानी अदालत एक तरह से पूरे व्यक्ति और उसके हालात का जायजा लेती है, हाँ। सिर्फ किए गए अपराध का नहीं। बिल्कुल। ये सुधार की संभावना तय करना तो फिर बहुत बहुत नाजुक और व्यक्तिपरक, मतलब सब्जेक्टिव काम लगता होगा। एकदम सही कहा आपने। ये वाकई एक नाजुक संतुलन है। अदालत का मुख्य उद्देश्य यही आंकना होता है कि क्या इस विशेष मामले में सभी परिस्थितियों को देखते हुए सजा देना ज्यादा जरूरी है या फिर एक गंभीर चेतावनी देकर छोड़ देना न्याय के हित में होगा। क्या वाकई लगता है कि ये व्यक्ति इस चेतावनी से सबक लेगा और भविष्य में अपराध से दूर रहेगा? क्या उसमें सुधरने की वास्तविक संभावना दिखती है? अगर अदालत इन सवालों का जवाब हाँ में पाती है, अगर उसे लगता है कि हाँ सुधर सकता है, हाँ, और उसे लगता है कि चेतावनी देना ही न्यायपूर्ण है और सुधार के लक्ष्य के लिए बेहतर है, तभी वो एडमोनिशन देने का फैसला करती है। और प्रक्रिया क्या होती है इसकी? प्रक्रिया की बात करें तो अदालत इस मूल्यांकन में मदद के लिए खासकर आरोपी के सामाजिक परिवेश, चरित्र और सुधार की संभावना को और गहराई से समझने के लिए प्रोबेशन अधिकारी से एक जांच रिपोर्ट भी मंगवा सकती है। प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट? हाँ, ये जरूरी नहीं है हर बार, पर अदालत ऐसा कर सकती है। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद अगर अदालत एडमोनिशन देना तय करती है तो इसे बाकायदा रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। अच्छा, रिकॉर्ड में आता है? हाँ, ये ऑफिशियल है। इसमें दोषी को कोई जमानत बॉन्ड भरने, कोई सजा काटने या किसी निगरानी यानी प्रोबेशन में रखे जाने जैसी शर्तें नहीं होती। बस एक औपचारिक रिकॉर्ड पर ली गई चेतावनी होती है और उसके बाद उसे रिहा कर दिया जाता है। और जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो इस बात पर भी जोर देती है कि ये कोई रूटीन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। हाँ, और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। एडमोनिशन कोई आम या रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला प्रावधान नहीं है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि छोटे मोटे अपराधियों को यूं ही छोड़ दिया जाए। हाँ, मतलब ये कोई आसान रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल सोच समझकर केवल योग्य मतलब डिजर्विंग और दुर्लभ रेयर मामलों में ही किया जाना चाहिए, जहां अदालत पूरी तरह आश्वस्त हो कि ये कदम न केवल न्याय संगत है बल्कि सुधार के उद्देश्य को भी पूरा करेगा। ये तो हुई बात कि एडमोनिशन कब और कैसे दिया जा सकता है, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इसकी सीमाएं क्या हैं। मतलब कब ये बिल्कुल लागू नहीं होता, भले ही अपराध छोटा क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल। एडमोनिशन हर किसी के लिए या हर अपराध के लिए उपलब्ध नहीं है। इसकी कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं जिन्हें जानना जरूरी है। क्या है वो? पहली बात, ये आदतन अपराधियों पर लागू नहीं होता। मतलब रिपीट ऑफेंडर्स या हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो होते हैं, जो बार बार अपराध करते हैं। हाँ, जैसा हमने पहले भी कहा, ये मुख्य रूप से पहली बार अपराध करने वालों के लिए है। जो लोग अपराध को अपनी आदत बना चुके हैं उन्हें इस रियायत का लाभ आमतौर पर नहीं दिया जाता। ठीक है। और दूसरी सीमा है अपराध की गंभीरता। ये संगीन, गंभीर या जघन्य अपराधों मतलब सीरियस, ग्रेव और हेनस क्राइम्स के मामलों में कतई लागू नहीं होता। एडमोनिशन का दायरा केवल उन्हीं अपराधों तक सीमित है जो अपेक्षाकृत कम गंभीर प्रकृति के हैं। तीसरी और एक बहुत अहम सीमा ये है कि एडमोनिशन उन मामलों में लागू नहीं होता जहां अपराध किसी विशेष कानून यानी स्पेशल लॉ के तहत दर्ज किया गया हो। स्पेशल लॉ? हाँ, और उस कानून में उस अपराध के लिए एक न्यूनतम अनिवार्य सजा मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस का प्रावधान हो। अच्छा, मतलब अगर कानून कहता है कि कम से कम इतनी सजा देनी ही है तो फिर चेतावनी नहीं दे सकते। बिल्कुल।
अगर किसी खास कानून में लिखा है कि इस अपराध के लिए कम से कम इतनी सजा तो देनी ही होगी, तो फिर अदालत अपनी विवेकाधीन शक्ति का इस्तेमाल करके एडमिनिशन नहीं दे सकती। उसे कानून में दी गई न्यूनतम सजा देनी ही पड़ती है। क्या हमारी स्रोत सामग्री में ऐसे अपराधों के कुछ उदाहरण हैं जहां आमतौर पर एडमिनिशन नहीं दिया जाता? हाँ, उसमें कुछ ऐसे क्षेत्रों का उल्लेख है जहां अदालतें आमतौर पर एडमिनिशन या प्रोबेशन का लाभ देने से परहेज करती हैं। क्यों? क्योंकि उन अपराधों का समाज पर ज्यादा बुरा असर पड़ता है, जैसे आर्थिक अपराध, इकोनॉमिक क्राइम्स, जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। खाद्य पदार्थों में मिलावट, फूड अडल्ट्रेशन, जो लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है, वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े कुछ अपराध, देश की रक्षा से जुड़े मामले, डिफेंस क्राइम्स, ये ऐसे कोई भी अपराध जिनका समाज पर बहुत व्यापक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हाई सोशल इम्पैक्ट ऑफेंसेस जिन्हें कहते हैं। अच्छा। इन मामलों में अपराध की प्रकृति और समाज पर उसके असर को देखते हुए सुधार के बजाय दंड और निवारण मतलब डिटरेंस को ज्यादा जरूरी माना जाता है। ये सिद्धांत तो स्पष्ट है, पर क्या अदालतें असल में इन्हें इतनी आसानी से लागू करती हैं? मुझे याद है स्रोत सामग्री में कुछ अदालती फैसलों का जिक्र था। वो दिखाते हैं कि ये राह उतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल सही। अदालती फैसले मतलब केस लॉ हमें ये समझने में मदद करते हैं कि इन कानूनी सिद्धांतों को असल जीवन के मामलों में कैसे लागू किया जाता है और अदालतें किन बातों को ज्यादा महत्व देती हैं। स्रोत में कुछ उदाहरण हैं जो इस संतुलन को दिखाते हैं। जैसे डॉक्टर जैकब जॉर्ज बनाम केरल राज्य का मामला था। उसमें अदालत ने पाया कि अपराध की गंभीरता ज्यादा थी, इसलिए प्रोबेशन और इसी तर्क से एडमिनिशन भी उसका लाभ देना उचित नहीं होगा। इसी तरह देवकी बनाम हरियाणा राज्य का मामला, उसमें किए गए कृत्य को गंभीर और समाज विरोधी मानते हुए अदालत ने प्रोबेशन या एडमिनिशन देने से इनकार कर दिया। अच्छा। स्रोत में प्रेमा देवी, प्रेम बल्ला, बाहुबली जैसे और भी मामलों का हवाला दिया गया है। ये मामले दिखाते हैं कि जहां कोई विशेष कानून लागू होता है या अपराध का समाज पर व्यापक असर होता है या कानून में ही न्यूनतम सजा अनिवार्य होती है, वहां अदालतें एडमिनिशन जैसी रियायतें देने में बहुत सतर्क रहती हैं। तो ये उदाहरण साफ करते हैं कि अदालतें संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। हाँ, बिल्कुल। सुधार के अवसर के साथ साथ अपराध की गंभीरता, पीड़ित के पक्ष और सामाजिक सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। मूल उद्देश्य पूरी तरह से सुधारवादी, रिफॉर्मेटिव और पुनर्स्थापनात्मक, रेस्टोरेटिव है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये छोटे और खासकर पहली बार अपराध करने वाले व्यक्तियों को एक वास्तविक दूसरा मौका देता है। दूसरा मौका? हाँ, मौका सजा के कारण लगने वाले सामाजिक कलंक, उस स्टिग्मा से बचने का, जेल के नकारात्मक माहौल से दूर रहने का और समाज में एक सामान्य, जिम्मेदार और सम्मानजनक जीवन जीने का। ये कानून के उस पहलू को उजागर करता है जो सजा के बजाय व्यक्ति के सुधार और समाज में उसके सफल पुनर्एकीकरण, रीइंटीग्रेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। विचार ये है कि हर गलती करने वाले को अपराधी मानकर हमेशा के लिए हाशिए पर धकेल देना जरूरी नहीं है। अगर सुधार की गुंजाइश है तो उसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा, संतुलन भी जरूरी है। बिल्कुल। जैसा कि अदालती फैसलों से भी स्पष्ट होता है और स्रोत सामग्री भी इशारा करती है, यहाँ अदालत को एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन साधना होता है। एक तरफ व्यक्ति का भविष्य है, उसका सुधार, उसका पुनर्वास। हाँ। दूसरी तरफ अपराध की गंभीरता है, समाज पर उसका असर है, पीड़ित के अधिकार हैं और समाज की सुरक्षा की चिंता भी है। एडमोनिशन का मतलब अपराध को नजरअंदाज करना या उसे हल्के में लेना बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मानना है कि कुछ विशेष और सीमित परिस्थितियों में एक औपचारिक चेतावनी देना लंबी कानूनी प्रक्रिया और सजा से बेहतर परिणाम ला सकता है, व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। ठीक है। अगर हम पूरी प्रक्रिया को, जैसा कि स्रोत सामग्री के छठे हिस्से में संक्षेप में बताया गया है, एक सरल प्रवाह में देखें तो ये कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। हाँ, बताइए। कोई व्यक्ति किसी छोटे निर्धारित अपराध में पहली बार दोषी पाया जाता है। ठीक है। अदालत उसके चरित्र, मामले की परिस्थितियों और रिपोर्ट अगर मंगाई गई हो तो उसका ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करती है। हाँ, देखती है। अगर अदालत को लगता है कि सजा देना जरूरी नहीं है, चितावनी देना उचित है और इससे सुधार की वास्तविक संभावना दिखती है, तो अदालत औपचारिक चेतावनी यानी एडमोनिशन रिकॉर्ड पर देती है। बिल्कुल। और चौथा कदम,
इसके बाद उस व्यक्ति को बिना किसी जमानत, बॉन्ड या सजा की शर्त के रिहा कर दिया जाता है। हाँ, ये इस प्रक्रिया का एक स्पष्ट और सटीक सारांश है। तो कुल मिलाकर एडमिनिशन भारतीय कानून व्यवस्था में एक विचारशील और प्रगतिशील प्रावधान लगता है। ये पहली बार छोटी गलती करने वालों को कठोर सजा के दुष्चक्र में फंसने से बचाने और उन्हें सुधार कर एक सम्मानितजनक जीवन जीने का दूसरा अवसर देने की कोशिश करता है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारा कानून सिर्फ सजा देने वाला कठोर ढांचा ही नहीं है। सही कहा, बल्कि उसमें मानवीयता और सुधार की संभावनाओं को भी जगह दी गई है। बिल्कुल। लेकिन ये याद रखना निहायत जरूरी है, जैसा कि हमने इस पूरी चर्चा में बार बार कहा, कि एडमिनिशन कोई अधिकार नहीं है। ये कोई नियमित रूप से मिलने वाला लाभ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से अदालत के विवेक और मामले की खास परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसका इस्तेमाल केवल योग्य, दुर्लभ और पहली बार अपराध करने वाले मामलों में ही सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही किया जाता है या किया जाना चाहिए। और यहीं पर एक गहरा विचारणीय प्रश्न भी उठता है, जिस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है। क्या हमारी मौजूदा व्यवस्था में अदालतें सुधार की संभावना जैसी व्यक्तिपरक चीज का मूल्यांकन कितनी सटीकता और प्रभावी ढंग से कर पाती हैं? क्या हमारे पास इसके लिए पर्याप्त और वस्तुनिष्ठ साधन या मापदंड है? ये तो सोचने वाली बात है। और ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि एडमिनिशन जैसे महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण का उपयोग पूरे देश में एक समान, न्यायसंगत, निष्पक्ष और लगातार तरीके से हो, ताकि इसका दुरुपयोग न हो और इसका वास्तविक लाभ उन तक पहुंचे जिनके लिए ये बना है। हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी कैसे आए? बिल्कुल। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस सुधारवादी प्रावधान के भविष्य और उसकी जमीनी हकीकत से जुड़े हैं। बिल्कुल। ये सोचने और शायद आगे इस पर और जानने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इस बेहद स्पष्ट और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है कि एडमिनिशन की अवधारणा, इसका उद्देश्य, इसकी प्रक्रिया और इसकी सीमाएं अब हमारे श्रोताओं के लिए पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गई होंगी।